Good morning students. Today we will discuss the modes of an offer. आज मैं प्रस्ताव के प्रकार, कितने प्रकार से प्रस्ताव आप दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मैंने आपसे कहा था कि वैध प्रस्ताव के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में, और अगर उन नियमों का पालन प्रस्तावकर्ता या स्वीकृतकर्ता के द्वारा नहीं किया जाता है तो मैं किसी भी स्थिति में नहीं कह सकता हूं कि प्रस्ताव वैध है। प्रस्ताव के लिए जो नियम निर्धारित किए गए उन नियमों का पालन किया जाना अति आवश्यक है। उसी के तहत मूड्स ऑफ एन ऑफर टाइटल है, प्रस्ताव कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। प्रस्ताव बाय ओरल और एक्सप्रेस वर्ड्स। ओरल मौखिक, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मौखिक। नंबर 2 है बाय रिटेन लिखित वे से आप प्रस्ताव दे सकते हैं। थर्ड वन इज बाय कंडक्ट, आचरण के द्वारा, आचरण के माध्यम से भी प्रस्ताव दे सकते हैं। तो मैं क्या देखा कि प्रस्ताव आप 3 प्रकार से दे सकते हैं। मौखिक तरीके से आप प्रस्ताव दे सकते हैं, लिखित तरीके से प्रस्ताव दे सकते हैं, और आचरण के माध्यम से भी प्रस्ताव आप दे सकते हैं। तो मौखिक प्रस्ताव क्या है? जैसे ए बी से कहता है कि क्या, मौखिक ए बी से कहता है क्या आप मेरी कार 20,000 रुपए में लेंगे? यह एक मौखिक प्रस्ताव है। जैसे ए बी से कहता है कि मैं अपनी कार आपको 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, यह एक मौखिक प्रस्ताव होगा। और लिखित प्रस्ताव क्या होगा? ए यदि पत्र के माध्यम से इसी विषय को लिखकर प्रस्ताव देता है, पत्र के माध्यम से भी किससे कहता है कि मैं अपनी कार आपको 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, पत्र के माध्यम से लिखकर अगर प्रस्ताव देता है तो हम उसको लिखित प्रस्ताव कहते हैं। और बाय कंडक्ट, आचरण के माध्यम से प्रस्ताव कैसे होता है? जैसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, यदि ट्रांसपोर्ट कंपनी किसी रोड पर अपनी गाड़ी चलाता है तो वह जो गाड़ी रोड पर चल रही है वह एक बाय कंडक्ट ऑफर है, वह आचरण की दृष्टि से ऑफर की समझा जाएगा, वह आचरण की दृष्टि से प्रस्ताव माना जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मौखिक प्रस्ताव क्या है, लिखित प्रस्ताव क्या है, और आचरण की दृष्टि से प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं और तीनों या वैध तरीके हैं आप जिनके माध्यम से प्रस्ताव दे सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा what are the characteristics of an offer. What are the characteristics of an offer? Characteristics, CHARACTERISTIC. What are the characteristics of an offer? एक प्रस्ताव में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, और किसी भी प्रस्ताव में वे आवश्यक तत्वों का होना नितांत जरूरी है यदि आप उसको वैधता प्रदान करना चाहते हैं। वैध प्रस्ताव के लिए उन आवश्यक तत्वों का होना नितांत जरूरी है। तो आज अभी हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। इसको हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर, इसको हम और में लिखो अथवा, इसकी हिंदी है अथवा, कि एक वैध प्रस्ताव के क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। मैं इस पर वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके तहत मैं एक एक करके पहले पॉइंट लिखा दे रहा हूं और उस पॉइंट की मैं एक एक करके व्याख्या करूंगा। वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व में पहला जो है एसेंशियल एलिमेंट्स, जो है एसेंशियल एलिमेंट्स
एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर में पहला जो है वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व नंबर 1 है ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर मस्ट बी कैपेबल of creating legal relationship, relationship मीन्स प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जो विधिक संबंध को स्थापित करता हो, विधिक संबंध के स्थापना की ओर अग्रसर हो, ऐसे प्रस्ताव को हमें देना चाहिए। नंबर है द टर्म्स ऑफ द ऑफर, टर्म्स मैंने आपको बताया था शब्द और वाक्य। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनिट एंड सर्टेन, CRTAI, must be definite and certain. Number 3, offer must be communicated. Offer must be communicated. संसूचित किया गया हो, प्रस्ताव हमेशा बताया गया। नंबर 4, ऑफर में बी कंडीशनल। ऑफर may be conditional, CONDITIONAL. Number 5, offer may be general or specific. Offer may be general or specific. Offer may be general or specific. Number 6, offer must be made with a view to obtaining assent, ASSENT. Offer must not thrust, thrust of burden of acceptance. These are the 7 essentials. इसकी हिंदी में आपको बता दूं। नंबर 1 है ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। प्रस्ताव की प्रकृति प्रस्ताव देते समय ऐसा प्रस्ताव हो जो विधिक संबंध की स्थापना हेतु अग्रसर हो। पहला प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य दिया हुआ प्रस्ताव हो, पहला पॉइंट उसको लिखिएगा हिंदी में। दूसरा है प्रस्ताव की जो शब्द और वाक्य हैं वो स्पष्ट हो। जब स्पष्ट होंगे तभी वह वैध प्रस्ताव की श्रेणी में माना जाएगा। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्रस्ताव कम्युनिकेटेड किया गया हो, संसूचित किया गया हो, स्वीकृतकर्ता को बताया गया हो, यह भी वैध प्रस्ताव का एक विशेष आवश्यक तत्व है। ऑफर में भी कंडीशनल, प्रस्ताव सशर्त भी हो सकता है, शर्त के साथ भी प्रस्ताव दिया जा सकता है। ऑफर सर्वसाधारण या किसी एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। मैं आप जब चर्चा करूंगा इस पर विस्तृत, जब इसकी बात करूंगा तो मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि कैसे प्रस्ताव जनमानस को दिया जाता है और कैसे प्रस्ताव किसी व्यक्ति को दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस आई विल जस्ट क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग। ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेट, प्रस्ताव देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए
कि हम ऐसा प्रस्ताव दें जिसमें स्वीकारोक्ति की संभावना 99% हो। It is also the duty of the offerer. When he is going to give the offer, the chance of acceptance, the chance of assent must be maximum, must be of 99%. And the offer must not thrust the burden of acceptance. और प्रस्ताव देते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे शर्त न लगाया जाए जिससे कि सामने वाला बेवजह दबाव में आकर आपके प्रस्ताव को स्वीकार करे। जब इसकी हम डिटेल चर्चा करते हैं तो इलस्ट्रेशंस ऑफ केस लॉस के रेफरेंस के माध्यम से बातों को मैं क्लियर करूंगा। अभी मैं पहले टॉपिक नंबर 1 एक क्लियर करता हूं। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। इसको क्या समझें, इसको आप लिखेंगे कैसे? जब प्रश्न आएगा तब इसको तो लिखना पड़ेगा। Offer, what is, how we will write this point? The offer must be, when offerer is going to give the offer, it is the duty of the offerer to give offer in such a way, in such a manner that the offeree, with the offeree, there shall be a chance to create legal relationship, and there is also a chance, there shall also be the option of legal obligations. In offer, प्रस्ताव देते समय प्रस्तावकर्ता का यह कर्तव्य है कि जब भी वो प्रस्ताव दे तो प्रस्ताव देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ एक विधिक संबंध स्थापित करने जा रहा है और प्रस्ताव में एक विधिक दायित्व का भी बोध हो, लीगल ऑब्लिगेशंस हो, और प्रस्ताव इस तरह का हो जिससे कि स्वीकृतकर्ता स्वीकृति देते समय किसी भी प्रकार की मीन्स ऐसी विपरीत परिस्थिति में न हो जिससे कि वह स्वीकृति न दे सके। इसीलिए इरादा जो हो वह स्वीकृतकर्ता के साथ एक विधिक संबंध का हो और ये चीजें आपके इरादे, आपके आशय, आपकी मनस्थिति को भी स्पष्ट करेगा कि आप कितने हद तक उस सामने वाले व्यक्ति के साथ आप विधिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। आपके आचरण, आपके वाक्य, आपके शब्द और आपका व्यवहार, आपका कंडक्ट, एक्सप्रेस कंडक्ट और इम्प्लाइड कंडक्ट, योर बोनाफाइड इंटेंशन, all these things shall ensure your intention, and it shall expressly give the message to the offeree that offerer wants to establish a legal relationship with yourself. वह आपके साथ एक विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव दे रहे हैं, यह भी स्पष्ट रहेगा। तो कहने का अर्थ है ऑब्लिगेशंस होना चाहिए,
एसेंट की संभावना मैक्सिमम होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस के चांस मैक्सिमम हो, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके आचरण आपके आशय को स्पष्ट करते हैं। तो सारी चीजें आपको बताएंगे कि आप सामने वाले के साथ भी संबंध साबित करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। एक चीज और बता दें, सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, इस चीजों को भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की परिधि से दूर रखा गया। They shall not be considered as the part and parcel of the Indian Contract Act 1872. If anyone invites to you for a cup of tea at your residence, and if he fails to provide you the tea, this shall not be the matter of legal action in the court of law under the spirit of Indian Contract Act 1872. मेरे कहने का अर्थ है सामाजिक गैदरिंग, कोई किसी को आप भोजन में बुलाएं, किसी को चाय पे बुलाए हैं, तो ये लीगल ऑब्लिगेशंस की श्रेणी में नहीं आएगा और संविधान अधिनियम 1872 के विषय वस्तु भी नहीं होंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपको पहला पॉइंट जरूर समझ में आ गया होगा। और इरादा, आशय, मनाई स्थिति आपके विधिक संबंध को निर्णय की तरफ ले जाएगा कि आपका इरादा, आपका आशय, आपकी मनाई स्थिति क्या है। संविदा करके और प्रस्ताव देकर स्वीकृतकर्ता के साथ। नंबर 2 पॉइंट आपको बता दें, और प्रस्ताव किसे कहते हैं। प्रस्ताव हो गया। नंबर 2, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी, द टर्म्स ऑफ द ऑफर must be definite and certain, must be definite and certain। मैं हमेशा कहा जो भी प्रस्ताव देते समय प्रस्तावकर्ता का दायित्व है, ये विधिक दायित्व है, और इसको इतना जानकारी होनी चाहिए प्रस्तावकर्ता को कि प्रस्ताव देते समय, चाहे वह मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे आचरण के माध्यम से हो, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी वाक्य, जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वह स्पष्ट है, वो कदापि अस्पष्ट न हो, वह अनएम्बिगुअस न हो, एनामोली क्रिएट न करते हो, इनकॉन्सिस्टेंसी न क्रिएट करते हो, वेग न हो। द टर्म्स एंड सेंटेंसेस ऑफ द ऑफर must be very much definite and certain, and Anson has stated very rightly, the terms and the conditions, if certain, if specific, then the specific and certain agreement, or we can say the valid agreement or the contract shall come into existence. That's why I do always give emphasis to the offerers। प्रस्तावकर्ता पर मेरा हमेशा यह रहता है कि जब भी आप प्रस्ताव दें तो प्रस्ताव देते समय शब्द और वाक्य स्पष्ट हो। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 29 भी कहती है कि अगर आप प्रस्ताव देते हैं और उसमें अस्पष्टता है, संदिग्ध है, संदेहास्पद है, विवादास्पद है, तो उसी ग्राउंड पर आपका पूरा प्रस्ताव को विधि विरुद्ध माना जाएगा, विधि सम्मत नहीं माना जाएगा, और इसी ग्राउंड पर पूरी संविदा को शून्य घोषित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है, ये प्रस्ताव देता है बी को कि मैं अपना एक घोड़ा आपको बेचना चाहता हूँ। ए के पास 4 घोड़े हैं। यह स्पष्ट नहीं करता है कि वह कौन सा घोड़ा बेचना चाहता है, लाल, पीला,
काला स्पष्ट न होने के कारण, यह प्रस्ताव अस्पष्टता के कारण यह वैध प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, जिससे कि संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकती है। दूसरा इलस्ट्रेशन है, ए बी से कहता है कि यदि तुम मेरे साथ आज रात रुकते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा। मेरे साथ आज रात तुम रुकते हो तो मैं तुमको पैसा दूंगा। यह भी प्रस्ताव अस्पष्ट की श्रेणी में आता है। अस्पष्टता के कारण वैध संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता ऐसे प्रस्ताव में। तो आज मैंने आपको प्रथम और सेकंड 2 एसेंशियल्स प्रस्ताव के बताए और स्पष्ट हो गया होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। यदि कहीं पर कोई समस्या है तो आप CV सिंह लॉ कॉलेज में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं उपलब्ध रहता हूँ। बुधवार को छोड़कर 10 बजे से 4 बजे तक आप डायरी में अपनी समस्या नोट करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।